तो बच्चों आज जो है हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, वो है सॉइल परमेबिलिटी। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि सॉइल को अगर हम देखें तो वो वॉइड और सॉलिड से मिलके बनी होती है। तो वॉइड के हमने डिफरेंट डेफिनेशन भी देखी थी, वॉइड, रेशियो, पोरोसिटी, जो ये बताती है कि मृदा में जो वॉइड्स हैं वो कितने हैं। अब इन वॉइड्स के थ्रू ये वॉइड क्या होता है, जब पूरा हम सॉइल देखते हैं तो इसमें क्या होता है, वॉइड आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक ट्यूब की तरह, इरेगुलर ट्यूब की तरह आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जब ये ट्यूब की तरह कनेक्टेड है वॉइड्स, तो क्या होगा, पानी आएगा। अगर पानी के बीच में दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा, पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा थ्रू इंटरकनेक्टेड वॉइड्स। और ये इंटरकनेक्टेड वॉइड से पानी के बहने की प्रॉपर्टी जो है वो सॉइल की परमेबिलिटी कहलाती है। तो सॉइल की परमेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू अलाउ द वाटर टू फ्लो थ्रू इट, या ऐसा कह सकते हैं कितनी आसानी है, कितनी मुश्किल से पानी इन वॉइड्स के बीच में फ्लो कर सकता है। तो इसको ऐसे कहते हैं द ईज विद विच द वाटर कैन फ्लो थ्रू सॉइल, इट इज़ कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो नॉर्मली हम देखें कि जो हमारी मोटी मृदा होती है जैसे ग्रेवल या सैंड, इसमें क्या होता है, जो वाइड्स होते हैं पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है, पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है तो उनके बीच में वाइड्स भी बड़े होते हैं और वो वाइड्स वेल कनेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे से, तो इनकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ग्रेवल की परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कोर्स ग्रेन्ड सॉइल सैंड आती है जिसकी परमेबिलिटी ग्रेवल से कम होती है, उसके बाद जो है सिल्ट होती है जिसकी परमेबिलिटी और कम होती है, और क्ले की परमेबिलिटी सबसे कम होती है। तो परमेबिलिटी को अगर हम देखें तो जो ग्रेवल की परमेबिलिटी है ये सबसे ज़्यादा, फिर सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले। इसकी वैल्यू भी बता दूं, ये ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये परमेबिलिटी है, परमिएबिलिटी ग्रेवल की। सैंड के केस में ये होती है 1 से लेके 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिल्ट के केस में ये 10⁻³ टू 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जो कम रेट से जिसमें पानी वेलोसिटी से पानी फ्लो करता है वो जो है कहलाती है क्ले। तो ये जो है परमेबिलिटी ये घटते क्रम में है। तो क्ले की परमेबिलिटी सबसे कम होती है। हालांकि क्ले में जो है परमेबिलिटी के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो वॉइड्स ज़्यादा होने चाहिए। कई बार क्ले के केस में जो है वॉइड्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है। फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर मतलब सरफेस एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा वॉइड बन जाता है। बट वो वॉइड्स अच्छी तरह इंटरकनेक्टेड नहीं होते। तो वॉइड अगर अच्छी तरह इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तो भी आपकी परमेबिलिटी अच्छी नहीं होगी। तो क्ले के केस में ज़्यादा वॉइड होते हुए भी उतनी परमेबिलिटी नहीं हो पाती है, इसलिए क्योंकि वो वॉइड्स आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है ना। जैसे आप फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर देखें तो क्ले हमने कहा था प्लेट लाइक होती है, तो ये इस तरीके से प्लेट आपस में लगी होती है, तो ये एक वॉइड टाइप का। अब ये वॉइड इंटरकनेक्टेड आपस में नहीं होते, तो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते तो ये जो है आपस में आगे वाटर को अलाउ नहीं करता, तो ये परमेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। ठीक है। अब अगला कंसेप्ट आते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कुछ इस तरह कंसेप्ट है कि मान लीजिए हम 2 टैंक मान लें, और इसे जो है बॉटम में किसी पाइप से जोड़ दें। ठीक है। और करें क्या कि एक तरफ पानी का लेवल ज़्यादा रखें और एक तरफ पानी का लेवल कम रखें। तो होगा क्या कि धीरे धीरे पानी बहना शुरू होगा इस पाइप से, और इस पाइप से बहना शुरू होगा, ये लेवल बढ़ेगा,
और एक स्टेज आएगी, दोनों का लेवल सेम हो जाएगा और पानी स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हम करें क्या कि यहाँ पे एक नल बना दें जिससे पानी इसमें फ्लो करना शुरू कर दे और यहाँ पे लेवल इसके ऊपर ना बढ़ने दें, मतलब पानी इसके ऊपर आ जाए, इस लेवल के ऊपर आ जाए तो ये अपने आप गिर जाए बाहर। ठीक है, तो क्या होगा, एक रेट से पानी आना शुरू होगा और एक रेट से ये बाहर जाना शुरू होगा और ये लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप एक पर्टिकुलर टोटी की पोजीशन ऐसी होगी जिसमें ये हाइट और ये हाइट कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ये वैल्यू मान लें H1 और ये वैल्यू मान लें H2, दोनों केस में पानी भरा हुआ है, तो ये लाइन जो ड्रॉ होगी दोनों पानी के तल को मिलाती हुई जो लाइन होगी, ये द्रवीय ढाल लाइन कहलाती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहलाती है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहलाती है। और इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो ये हाइट H1 माइनस H2 हो जाएगी। इसको अगर मैं डेल्टा H कह लूँ जो कि H1 माइनस H2 है, और इस पाइप की लेंथ अगर मैं L मान लूँ तो द्रवीय ढाल या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, डेल्टा H बाई L। ये द्रवीय ढाल होता है या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है जिसको I से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये पाइप फ्लो का एग्जांपल मैंने दिया कि दो टैंक के बीच में एक पाइप जुड़ा है। इसमें ये भी कर सकते हैं कि दो टैंक के बीच में एक सॉइल सैंपल है, तो यहाँ पानी होगा, मिट्टी ना घुल जाए कि इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दिया जिसको डिस्क फ़िल्टर कहते हैं। तो एक डिस्क फ़िल्टर यहाँ लगा दिया और एक डिस्क फ़िल्टर यहाँ लगा दिया ताकि जो मिट्टी है वो पानी में ना मिले। डिस्क फ़िल्टर लगा दिया और यहाँ पे सॉइल लगा रख दी जिसकी परमेबिलिटी है मैं निकाल दी। तो भी क्या होगा, पानी जो है इंटरकनेक्टेड वाइड से फ्लो करेगा और इंटरकनेक्टेड वाइड से फ्लो होता हुआ दूसरी तरफ जाएगा। कुछ देर बाद एक स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगी जिसमें ये होगा कि इन दोनों का लेवल सेम हो जाएगा और उस स्टेडी स्टेट कंडीशन में हम सारी की सारी स्टडी करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमने समझा दिया। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमको ग्राउंड में निकालना हो तो हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए ये कुछ ज़मीन के अंदर है, ये आपकी ज़मीन है, ये इसके अंदर मान लीजिए कुछ इस टाइप का है वाटर टेबल। ज़मीन के अंदर जो वाटर का लेवल होता है वाटर टेबल कहलाता है। यहाँ पे अगर हम दो वेल बना दें, दो कुएँ खोद दें, कितनी दूरी पे, 1000 मीटर की दूरी पे, 1000 मीटर की दूरी पर दो ऑब्जर्वेशन वेल खोद दें, तो यहाँ पानी का एक लेवल होगा, एक पानी का लेवल ये होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। ये मान लीजिए 10 मीटर है सपोज कर लीजिए, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, 10/1000। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की कोई इकाई नहीं होगी। तो प्रैक्टिकली ऐसे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकली ऐसे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को समझ सकते हैं। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालने का ये है कि जितना इसमें डिफरेंस होगा, जितना इन दोनों हेड के बीच में डिफरेंस होगा, डेल्टा एच होगा। एल को अगर कांस्टेंट ले लें तो जितना ज़्यादा डेल्टा एच होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा। अब देखिए इसके थ्रू जो पानी फ्लो हो रहा है, तो अगर हम ये क्रॉस सेक्शन देखें तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसमें इस तरह से सॉइल होगी, जिसमें वाइट्स भी होंगे और सॉइल ग्रेन्स भी होंगे। तो ये तो सॉइल ग्रेन्स हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं सॉइल के, और ये वॉइड है। तो शुरू में क्या होगा, जब पानी बहेगा तो पूरा सेचुरेशन नहीं होगा, धीरे धीरे जो पूरा वॉइड पानी से भर जाएगा और पानी फ्लो करना शुरू होगा और ये दोनों लेवल कांस्टेंट हो जाएंगे। ये स्टडी स्टेट कंडीशन आएगी। तो जब भी हम परमेबिलिटी पढ़ेंगे तो स्टडी स्टेट कंडीशन लाना जरूरी है, बिना स्टडी स्टेट कंडीशन के हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। और जो इस पूरे एरिया से, देखिए आप जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या होता है, Q = A × V, मतलब वेलोसिटी = डिस्चार्ज अपॉन एरिया। Q क्या है, डिस्चार्ज,
और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया पूरा, इसका एरिया ए। ठीक, तो ये जो वेलोसिटी आपको मिलेगी ये कहलाती है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये कहलाती है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो आपको मिलेगी वो ए क्यू बाई ए से मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर हम एक चीज़ देखें, अगर हम वेलोसिटी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बीच में एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ खींचें, जहाँ पे हम एक तरफ लिखें वेलोसिटी ऑफ फ्लो और दूसरी तरफ हम ले लें आई क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हम ये देखते हैं जैसे जैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ता है ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ती जाती है। तो ये एक पर्टिकुलर लेवल तक स्ट्रेट लाइन आता है और उसके बाद ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होके ग्राफ इस तरीके से चला जाता है। इस ग्राफ को हम 2 लेवल पे बांट सकते हैं, 3 लेवल पे बांट सकते हैं। एक लेवल तो होता है जहाँ स्ट्रेट होता है, दूसरा लेवल ये होता है, तीसरा लेवल ये होता है। तो लेवल 1 क्या होता है, जब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, या वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जहाँ पे ये सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो को वी कहें इज प्रोपोर्शनल टू आई, वो कब होता है, जब फ्लो लेमिनार होता है। अपने हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा, जब फ्लो लेमिनार होता है। लेमिनार फ्लो मतलब क्या होता है कि ये एक पार्टिकल का अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ये दूसरी लेयर देखेंगे तो ये अपनी डायरेक्शन में चलेगा। मान लीजिए पार्टिकल 1 है, 1 है, 1 है, ये 1 की सिचुएशन है, 2 है, 2 है, 2 है, ये चलते रहेंगे, पार्टिकल एक सीध में चलते रहेंगे। ये 2 वाला 1 के पाथ में नहीं आएगा। तो शीट्स में फ्लो होता है, दैट इज नोन एज लेमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, ये 1 गया और यहाँ जाके पहुँच गया, ये 2 गया, ये यहाँ पे पहुँच गया, तो ये आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो बेसिकली जो स्टेज 1 है दैट इज लेमिनार फ्लो। लेवल 2 इसको कहते हैं ट्रांजिएंट फ्लो, ट्रांजिएंट फ्लो या ट्रांजिशनल फ्लो। ट्रांजिएंट की जगह ट्रांजिशनल बोल दीजिए, ट्रांजिशनल फ्लो, ट्रांजिशनल फ्लो। और ये होता है टर्बुलेंट फ्लो, टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो 3 तरह के फ्लो इसमें हो रहे हैं। और जो V इज प्रोपोर्शनल टू I है वो कहाँ तक है, केवल लेमिनार फ्लो कंडीशन में, टर्बुलेंट और ट्रांजिएंट फ्लो कंडीशन में नहीं है। तो एक इंजीनियर थे, फ्रेंच इंजीनियर, जिनका नाम था डार्सी। तो यहाँ से डार्सीज लॉ की उत्पत्ति हुई। डार्सी ने ये कहा कि अंडर लेमिनार फ्लो कंडीशन V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I जो हुआ ये डार्सीज लॉ है। ठीक है, तो ये पाइप के केस में भी सही है, और अगर पाइप में जो है सॉइल भरी हुई है तो उस केस में भी सही है। और जब हम एक कांस्टेंट हटाते हैं सॉइल के केस में तो हम कहेंगे V इज इक्वल टू K इंटू I। ठीक, जहाँ पे V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। K क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी या पारगम्यता गुणांक। और I क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो डार्सीज लॉ जो है वो V इज इक्वल टू KI होता है, और ये बहुत मददगार होता है। इसी की मदद से हम जो है ज़्यादातर एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, चाहे हम परमेबिलिटी हमको सॉइल की लैब में निकालनी हो और चाहे परमेबिलिटी हमको फील्ड में निकालनी हो। ये डार्सीज लॉ हमारा बहुत यूज़फुल होता है। हमारा जो एजम्पशन होता है वो ये होता है, जब हम सॉइल के केस में आते हैं, कि सॉइल इज़ फुल्ली सैचुरेटेड, सॉइल इज़ फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली सैचुरेटेड मतलब क्या हुआ कि हमने बताया था जो वॉइड्स हैं वो पूरी तरह ट्रैप्ड एयर उससे निकल चुकी है और एक स्टडी स्टेट कंडीशन आ चुकी है। और दूसरी होती है फ्लो इज़ लेमिनार, फ्लो इज़ लेमिनार।
तो जब हम सॉइल में पढ़ते हैं तो ये दो कंडीशंस अजम्पशंस पढ़ते हैं जिसके बेस पे डार्सीज लॉ वी इज इक्वल टू के आई को प्रूफ करते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, इतना डिस्कशन के बाद एक चीज़ और है जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा v इज प्रोपोर्शनल टू i या v इज इक्वल टू के आई, दिस इज द डार्सीज लॉ। अब है क्या कि ये सॉइल का फ्लो हम देख रहे थे, पानी इस तरह से फ्लो कर रहा था और यहाँ पे क्या था, ये सॉइल ग्रेन थे। तो ग्रेन में हमने देखा था क्या चीज़ है, एक तो ग्रेन्स है, सॉइल के ग्रेन्स हैं और दूसरे क्या है, वॉइड्स हैं जिसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वास्तव में जो फ्लो हो रहा है, अब हमने क्या लिया था, v को वेलोसिटी ऑफ फ्लो लिया था जिसको हमने लिया था क्या, q बाई ए, वी इज इक्वल टू हमने कहा था q बाई ए, इसको हमने कहा था वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालते हैं तो क्या होता है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, वास्तव में जो पानी फ्लो कर रहा है वो इन वॉइड्स के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो पानी जो फ्लो कर रहा है वो वॉइड्स के थ्रू कर रहा है और वो वॉइड्स आपस में इंटरकनेक्टेड है जिसकी वजह से वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो कर रहा है। तो देखिए अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू ए इंटू वी, या हम कह सकते हैं इसको A ऑफ सॉलिड, नहीं सॉरी वॉइड, A ऑफ वॉइड इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर इन वॉइड, ये कह सकते हैं। तो वेलोसिटी थ्रू वॉइड्स, वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू वॉइड्स, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू वॉइड्स, वॉइड्स, ये बराबर क्या हो जाएगा, A अपॉन एरिया ऑफ वॉइड्स, ये टोटल एरिया है, इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब देखिए इस सैंपल की लेंथ अगर हम L मान लें तो जब हम एरिया ऑफ वॉइड कह रहे हैं तो इन वॉइड्स का एरिया है टोटल, और जब हम ये एरिया कह रहे हैं ये तो ये टोटल एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसमें अगर हम ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे दोनों कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए वॉइड इंटू एल और इंटू वी। तो ये देखिए ये तो हो गया टोटल वॉल्यूम और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू वी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी अपॉन वी अपॉन टोटल वॉल्यूम, और वी अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है, पोरोसिटी, तो ये हो गई पोरोसिटी। तो बेसिकली जो वेलोसिटी थ्रू पोर्स है या वेलोसिटी थ्रू वॉइड्स है, वॉइड्स कह लें या पोर्स कह लें, एक ही चीज़ है। तो वेलोसिटी थ्रू वॉइड्स जो है, ठीक, ये सीपेज वेलोसिटी कहलाती है, इसको कहते हैं सीपेज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी। ये एक्चुअल वेलोसिटी है क्योंकि वास्तव में जो फ्लो है वो थ्रू वॉइड्स हो रहा है। ये हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन सीपेज वेलोसिटी के लिए आता है। और तो नेचुरल बात है, वॉइड ये पोरोसिटी आपकी हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है, तो आपकी जो सीपेज वेलोसिटी है हमेशा वेलोसिटी ऑफ फ्लो से ज़्यादा होगी क्योंकि एरिया जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। नंबर 2 बात, एक चीज़ और बता दें कि जब फ्लो होता है वो क्या होता है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है या अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, तो इसको कहते हैं परकोलेशन, इस फिनोमेनन को कहते हैं परकोलेशन। और जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो इसको कहते हैं सीपेज। ठीक है, तो 2 टर्म और आते हैं जो परमेबिलिटी की वजह से आते हैं, कई बार कहते हैं परकोलेशन और सीपेज। तो ये बेसिकली पानी किस डायरेक्शन में जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब अगली चीज़ है कि परमेबिलिटी का सबसे ज़्यादा यूज़ क्या है। तो देखिए 2 यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है परमेबिलिटी के। और जब आप कुआं बनाते हैं तो पानी जो खींचते हैं इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उसमें ही परमेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। बिकॉज आपको वो देखना पड़ता है जिसकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो और उससे पानी आप एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो यदि क्ले स्ट्रेटा आप लेंगे ज़मीन के नीचे से तो उसमें आपको क्या मिलेगा, जब आप पंप करोगे तो पानी तो आएगा लेकिन उसके साथ सॉइल भी आ जाएगी। तो परमेबिलिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम पंपिंग करते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि परमेबिलिटी जो है एक मान से ज़्यादा हो ताकि पानी हमको शुद्ध मिल सके। नंबर 2 बात जो होते हैं, अर्दन डैम्स होते हैं।
अर्दन डैम्स। डैम्स क्या होते हैं? डैम्स कई बार पानी को रोकने के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन बना दिया जाता है, इस तरह का डैम, जो अप स्ट्रीम साइड में पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि ये हमें विपत्ति के समय इस पानी का हम यूज़ कर सकें। तो कई बार ये ग्रेविटी डैम होते हैं जिसमें हम कंक्रीट यूज़ करते हैं, कई बार इसमें लोकल मटेरियल यूज़ करते हैं या क्ले यूज़ करते हैं जिससे ये डैम बनाते हैं। जब हम इसे मिट्टी से बनाते हैं तो एक समस्या होती है कि इसमें लीकेज की, तो लीकेज जो है इसमें इस तरीके से पानी कर जाएगा, सीप कर जाएगा, तो कुछ लीकेज अलाउड भी होती है। कई बार क्या है, इस डैम के नीचे से भी पानी सीप कर सकता है और ये डेंजरस होता है इसलिए कि अगर पानी सीप करके धीरे धीरे मिट्टी निकल गई तो ये क्या होगा, एक गैप बन जाएगा, और गैप बन जाएगा तो ये डैम जो है वो सेटल कर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस सॉइल की, नीचे की सॉइल की परमेबिलिटी क्या है या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या है, या ये डैम का जो मटेरियल है इसकी परमेबिलिटी क्या है या कितनी होनी चाहिए। ये मान लीजिए K1 है, ये K2 है, और यदि ये इधर आ रहा है तो यहाँ पे फिल्टर डिज़ाइन होता है ताकि ये मिट्टी बह के ना चली जाए। तो ये जो फिल्टर डिज़ाइन होता है, ये जो फिल्टर डिज़ाइन होता है, इसमें भी सॉइल की परमेबिलिटी देखी जाती है और ये देखा जाता है कि इस फिल्टर के पार्टिकल्स के साइज़ क्या रखे जाए। दूसरी सिचुएशन तब होती है जब मान लीजिए कोई फाउंडेशन है और उस पर एक ओवरबर्डन प्रेशर लगा हुआ है, यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आ रहा है और नीचे पानी है। तो क्या होगा, जो भी वाटर है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, और जब इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो वो वाइट्स यहाँ पे रह जाएंगे, और वाइट्स की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे, जो कंसोलिडेशन चैप्टर होगा उसमें ये पढ़ेंगे कि ये सेटलमेंट कितना हो सकता है। तो कंसोलिडेशन होता है, जो सेटलमेंट होता है वो भी परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कितना जल्दी पानी निकलता है, कितना तेज पानी निकलता है। ये डिपेंड करेगा कि ये फाउंडेशन कितनी जल्दी या कितनी देर में कितना सेटल करेगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक परमेबिलिटी निकालने का। अब परमेबिलिटी लैब में कैसे निकाली जाती है? तो लैब में परमेबिलिटी निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है कांस्टेंट हेड, परमेमीटर, कांस्टेंट हेड परमेमीटर। कांस्टेंट हेड परमेमीटर किस टाइप की सॉइल के लिए यूज होता है? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होगी? ग्रेवल या सैंड। तो अगर ग्रेवल या सैंड की हमको लैब में परमेबिलिटी निकालनी होगी तो हम कौन सा परमेमीटर यूज़ करेंगे? कांस्टेंट हेड परमेमीटर यूज़ करेंगे। ये देखिए, कांस्टेंट हेड परमेमीटर का सेटअप होता है। एक ओवरहेड टैंक होता है जिसमें पानी का लेवल होता है, पानी भरा होता है, ये आपस में एक ट्यूब से कनेक्टेड होता है, और ये एक इक्विपमेंट होता है जिसको कहते हैं परमियामीटर। परमियामीटर वो इक्विपमेंट है जिसकी सहायता से सॉइल की परमेबिलिटी निकाली जाती है। तो बेसिकली इस तरह का एक बॉक्स टाइप का है जिसमें मिट्टी को भर दिया जाता है, और थोड़ा सा गैप जो बचता है उसमें पूरी मिट्टी नहीं भरी जाती। दो तरीके से मिट्टी हो सकती है, एक डिस्टर्ब सैंपल, एक अनडिस्टर्ब सैंपल। तो अनडिस्टर्ब सैंपल जब हम लेते हैं, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, तो हम क्या करते हैं, जहाँ की हमें परमेबिलिटी निकालनी होती है वहाँ से हम बिना मिट्टी को डिस्टर्ब किए उसी साइज़ की मिट्टी निकाल लेते हैं, इसमें भर देते हैं बिना डिस्टर्ब किए। थोड़ा सा जो सैंपल का साइज़ होता है उसके और इस परमेमीटर के इनर वॉल के बीच में गैप रखा जाता है जिसे सीमेंट स्लरी से भर दिया जाता है। और अगर डिस्टर्ब हो जाता है सैंपल, मान लीजिए जो हम निकाल रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसे हम भरें, लेयर्स में भरें, और इसमें जो मिट्टी भरी है उसकी डेंसिटी लगभग सेम हो जिस सॉइल की हमें परमेबिलिटी निकालनी है। ये ऊपर देखिए फिल्टर्स लगे हुए हैं दो। ये फिल्टर्स इसलिए लगेंगे, पानी फ्लो करेगा, ये अगर पानी फ्लो करेगा
तो इस पानी के फ्लो के कारण जो है ये इधर से वाटर फ्लो कर रहा है, इस पानी के फ्लो के कारण ये मिट्टी बह के नहीं आएगी, ये इसलिए लगा हुआ है। तो इस सेटअप पे देखिए क्या करते हैं कि पहले स्टडी स्टेट कंडीशन, ये जब पानी जाएगा तो ये नीचे फ्लो होगा और ये एक आउटलेट है जिससे इस जार में भर जाएगा और क्या होगा, ये लेवल नीचे चला जाएगा। तो क्या करेंगे, एक वाटर टैप होता है, यहाँ से पानी का कनेक्शन होता है जिससे हम ये पानी इसमें इस रेट से खोलेंगे कि ये हेड जो है वो कांस्टेंट रहे, हेड जो है वो इधर उधर ना हो, एक लेवल पे फिक्स रहे, तो इसीलिए कांस्टेंट हेड पर मीटर कहलाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो जार है इसमें एक रेट से पानी भरेगा, इसका वॉल्यूम अगर हम Q मान लें तो Q इज द वॉल्यूम ऑफ जार, इस जार का वॉल्यूम Q मान लें और ये माने कि ये T समय में भर जाता है। ठीक है, यदि ये T समय में पूरा ये जार भर जाता है तो Q/T वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा Q, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू V, कंटिन्यूटी इक्वेशन है। ठीक है, और V क्या होता है, डार्सीज लॉ से V इज इक्वल टू K इंटू I। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, Q/T इज इक्वल टू एरिया इंटू K। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, देखिए ये सैंपल की टोटल लेंथ है, इस सैंपल के बीच में हेड का डिफरेंस क्या है, मैनोमीटर की रीडिंग, ये मैनोमीटर है या पीजोमीटर है, जो भी कह लीजिए, प्रेशर नापने के लिए। तो ये दोनों लेवल का डिफरेंस है, किस लेवल का, जिस सैंपल की लेंथ के बराबर, जो परमीमीटर के दोनों एंड पे लगा हुआ है। इसको नाप लेंगे डेल्टा H और डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द सैंपल। तो यहाँ से परमेबिलिटी जो मिल जाएगी K इज इक्वल टू QL अपॉन A इंटू T इंटू डेल्टा H, ये परमेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक, तो सिर्फ हमें ध्यान ये देना है कि जो परमेबिलिटी है वो यहाँ पे Q जो है वो वॉल्यूम है इस टैंक का, T जितने समय में टैंक भरता है, ये छोटा जार भरता है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो परमीमीटर का एरिया है, और T क्या है, जितने समय भरता है, डेल्टा H क्या है, डेल्टा H इन दोनों मैनोमीटर्स के या पीजोमीटर्स के बीच की डिफरेंस है, और L क्या है, लेंथ ऑफ द परमीमीटर है या लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल है जिसमें सॉइल भरी हुई है। तो ये कांस्टेंट हेड परमीमीटर है, और कांस्टेंट हेड परमीमीटर ये पूछा जाता है कि लैब में कैसे निकाला जाता है, कांस्टेंट हेड परमीमीटर मेथड को डिफाइन कीजिए, या ये भी पूछा जाता है कि किसी कोर्स ग्रेन मृदा को परमेबिलिटी निकालने के लिए, लैब में निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, और उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कांस्टेंट हेड परमीमीटर यूज़ करेंगे, और उसकी मदद से परमेबिलिटी इस फार्मूले से निकल के आएगी। ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है ये भी हो गया। अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है तो आप पूरा डेरिवेशन लिखेंगे, पूरी चीज़ लिखेंगे, इस तरह से आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक मिलेंगे। ये फॉलिंग हेड परमीमीटर है। फॉलिंग हेड परमीमीटर जो है वो यूज होता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज इसलिए होता है कि कांस्टेंट हेड परमीमीटर में हम हेड को कांस्टेंट रखते हैं। जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है इसकी परमीबिलिटी इतनी कम होती है कि वो लेवल इतने धीरे धीरे गिरता है कि हम कांस्टेंट हेड को मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर फिर जब फाइन ग्रेन सॉइल होती है, वो सॉइल जिसकी परमीबिलिटी बहुत कम है, उसको निकालने के लिए फॉलिंग हेड परमीमीटर का यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये परमीमीटर है, इसके नीचे जो है 2 डिस्क लगी हुई है फिल्टर डिस्क, ताकि सॉइल इसमें बह ना जाए। आवाज़ आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हमने बताया यूज़ होता है। यहाँ पे एक स्टैंड पाइप होती है, और स्टैंड पाइप का एक ट्यूब टाइप की होती है। तो अगर इसमें लेवल गिरेगा तो हमको बहुत आसानी से दिखाई देगा, हम मेजर कर सकते हैं। ये सॉइल का सैंपल है, ये परमीमीटर है जिसके अंदर सॉइल का सैंपल हमने ले लिया, जिसकी लेंथ जो है L दी हुई है, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस परमीमीटर का क्या है, कैपिटल A। ये स्मॉल A जो है इस स्टैंड ट्यूब का एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये नीचे टैंक है जिसमें पानी आ रहा है, और एक हाइट पे ऐसे मेंटेन कर रखा है, और ये पानी इसमें जाके भरता चला जा रहा है। तो क्या होगा, इसमें कांस्टेंट हेड नहीं रहेगा, ये पानी के धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा।
तो मान लीजिए कि किसी मोमेंट ऑफ टाइम जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो पानी h1 हाइट तक था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है h1 है, h1 हाइट पे था। तो जब हमने टाइम मेजर करना शुरू किया t1 तो हाइट मान लीजिए पानी की h1 थी। थोड़ी देर बाद जब ऑब्जर्वेशन हमने क्लोज किया, तो क्लोज कब करेंगे, जब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पानी इसमें नीचे आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ तक पानी आया तो हमने इस हाइट को नोट कर लिया और इस टाइम को नोट कर लिया स्टॉप वॉच से कि ये टाइम t2 कितना हुआ, ये दो चीज़ें मेजर कर ली। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस h1 और h2 जो दो लेवल ड्रॉप हुआ है, h1 से h2 ड्रॉप हुआ है, इसके बीच में कोई एक इंटरमीडिएट पॉइंट h है। तो मान लीजिए कि h हाइट पे ये लेवल पहुंचता है पानी का किसी टाइम t पे, और ये पानी का लेवल गिर जाता है कितना, dh गिर जाता है कितने टाइम में, dt टाइम में। ठीक, तो हमने माना कि h1 और h2 के बीच में कोई पॉइंट h है जो टाइम t पे लेवल पहुंचा है, और dt टाइम में क्या है, ये लेवल गिर के dh गिर जाता है। तो बेसिकली dh बाई dt क्या होगा, दिस इज द वेलोसिटी, वो यहाँ पे वेलोसिटी होगी। इसको माइनस साइन इसलिए कह देते हैं, माइनस साइन क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे लेवल गिर रहा है, तो एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, इसलिए माइनस डी बाई डी टी। ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, पानी की वेलोसिटी इस ट्यूब के अंदर। और इसको अगर हम ट्यूब के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, हमको डिस्चार्ज मिल जाएगा क्यू। तो देखिए यहाँ क्वांटिटेटिव इक्वेशन हमने लगाई, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी, तो ए इंटू वी, वी और वेलोसिटी ऑफ वाटर इन दिस स्टैंड ट्यूब, ठीक है। दैट इज इक्वल टू के आई ए, मतलब ये पानी जहाँ फ्लो कर रहा पर मीटर से, ठीक, के आई ए। तो इसको ऐसी रहने दीजिए, माइनस डी एच बाई डी टी इंटू ए, ये के एज इट इज हो जाएगा। टी टाइम पे इसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होगा, एच अपॉन एल, ठीक, इंटू ए। तो ये डी टी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए डी टी को इधर ले जाइए, तो के इंटू डी टी, ठीक, के इंटू डी टी इक्वल टू माइनस डी एच अपॉन एच, ये हो जाएगा, डी एच के साथ है ए, और यहाँ हो जाएगा एल, और ये हो जाएगा कैपिटल ए। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ, दूसरा समय T2 था, पहली हाइट H1 थी, दूसरी हाइट H2 थी, तो ये हो जाएगा K इंटू T2 माइनस T1 इक्वल टू ए एल अपॉन कैपिटल ए, ये हो जाएगा लॉग टू द बेस ई, H2 अपॉन H1 माइनस साइन है, तो H1 अपॉन H2 हो जाएगा, ठीक है। तो K इज इक्वल टू, जो परमेबिलिटी होगी, K इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए, स्मॉल ए इंटू एल अपॉन ए इंटू टी, 2 माइनस T1 लॉग ई टू द बेस H1 बाई H2, या इसको कह सकते हैं 2.303 ए एल अपॉन ए T2 माइनस T1 लॉग टू द बेस 10 H1 बाई H2। ये परमेबिलिटी फॉलिंग हेड से आ जाती है। तो कांस्टेंट हेड परमीमीटर और फॉलिंग हेड परमीमीटर से इस तरीके से आप परमेबिलिटी को निकाल सकते हैं लैब में। तो ये भी आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किसी फाइन ग्रेन मृदा का आपको परमेबिलिटी निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो फाइन ग्रेन परमेबिलिटी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलिंग हेड परमीमीटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो अगला जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी में कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये भी पूछा जाता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर है कि जो परमेबिलिटी है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है,
स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो होता है सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इकाई आयतन पे सरफेस एरिया कितना होगा, तो इकाई आयतन पे जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, मान लीजिए ये पार्टिकल का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतनी परमेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया, परमेबिलिटी क्या होगी, परमिएबिलिटी क्या होगी, उतनी कम होगी, ठीक। क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, यूनिट सरफेस एरिया स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा और उतनी कम जो है इसकी परमेबिलिटी हो जाएगी। दूसरा शेप ऑफ द पार्टिकल, शेप ऑफ सॉइल ग्रेन, ठीक। कई बार क्या होता है, ये स्फेरिकल शेप होता है, तो स्फेरिकल शेप में क्या होता है, लीस्ट रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस जो होता है, लीस्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, इसकी परमेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। दूसरा होता है इरेगुलर शेप, ये तो राउंडेड शेप था, यदि राउंडेड शेप की सॉइल होगी, पार्टिकल राउंडेड होंगे तो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि रेजिस्टेंस फ्लो से कम होगा। और यदि इरेगुलर शेप होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मोर रेजिस्टेंस, hence permeability will be low। तीसरा सॉइल का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। तो देखिए कई बार जो फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर, अगर क्ले का केस देखें तो फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर जो होता है, फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर, एक फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस एक्टिविटी की वजह से हाई वॉइड रेशियो सॉइल बना लेती है, और दूसरा होता है डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर जब पार्टिकल पैरेलल ओरिएंट हो जाता है, तो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर का वॉइड कम होंगे, इसमें वॉइड्स आर लेस, वॉइस लेस होगा तो इसकी परमेबिलिटी कम होगी कंपेयर टू फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर जिसमें वॉइड ज़्यादा होंगे, मोर, और परमेबिलिटी मोर होगी कंपेयर टू दिस डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। तो ये क्ले के केस में अगर दो हैं, वैसे तो फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर चूँकि उतने बढ़िया से कनेक्टेड नहीं होते तो सैंड के कंपैरिजन में इनकी परमेबिलिटी कम होती है, लेकिन अगर क्ले के केस में कंपेयर करें तो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में वॉइड चूँकि कम होते हैं इसलिए इसकी परमेबिलिटी कम होगी कंपेयर टू फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर जिसमें वॉइड्स ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं वॉइड्स पे भी ये डिपेंड करती है। दूसरी बात है कि जो बेड्स होते हैं, जब हम रियल लाइफ में स्टडी करते हैं, जो आपके बेड्स होते हैं वो कई बार इस तरह से फॉर्म होते हैं, सेडिमेंटेशन बैग इस तरह से फॉर्म होते हैं। मान लीजिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक ये बनते चले गए, ठीक है। ये मान लीजिए क्ले है, ये सिल्ट है, ये सैंड है, इस तरीके से सॉइल है। तो ये डिपेंड करता है कि फ्लो अगर पैरेलल टू बेड हो रहा है, ये फ्लो इज़ पैरेलल टू बेड, ये फ्लो इज़ पैरेलल टू बेड जिसमें बेड का सेडिमेंटेशन हुआ है, जिसमें बेड जो है डिपॉजिट हुए हैं, तो इसकी परमेबिलिटी मोर होती है। तो ठीक है, के इज मोर देन जब प्लेन के परपेंडिकुलर फ्लो होता है। अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो के इज लेस। तो अगर परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है तो इसमें परमेबिलिटी कम होगी कंपेयर टू अगर ब्लेडिंग प्लेन के पैरेलल फ्लो हो रहा है, इसमें परमेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अगला पॉइंट आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? जो हमारी सॉइल है इसमें क्या होगा, ये सॉइल ग्रेन है और वाइट्स हैं, ठीक है, ये वाइट्स हैं। तो अगर इस वाइड में एयर ट्रैप्ड हो गई, एयर इंट्रैप्ड हो गई, ठीक, इंट्रैप्ड हो गई, तो क्या होगा, इसकी परमेबिलिटी डाउन हो जाएगी। और अगर ये फुल्ली सैचुरेटेड हो गए, ठीक, फुल्ली सैचुरेटेड हो गए, तो क्या होगा, इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी।
तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे परमेबिलिटी डिपेंड करती है। जितनी हायर डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा उतनी ही परमेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद अगर पानी में कोई इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ पानी में जो वाटर है या जो फ्लूइड है इसमें अगर इम्प्योरिटीज़ हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके साथ बह के आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये पानी जो है कंटेमिनेट हो गया, तो इसकी परमेबिलिटी जो है पी जो है वो कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट है। और एक फार्मूला होता है जो आप लोग याद कर सकते हैं। इस फार्मूले को होता क्या है कि फ्लो में जब आप हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे तो डिप्लोमा में भले ही ना हो, एक हाइजन-पॉइज़ुली इक्वेशन होती है। और हाइजन-पॉइज़ुली इक्वेशन, ये पॉइज़ुली इक्वेशन और डार्सीज इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करके, इक्वेशन को कंपेयर करके एक रिजल्ट निकलता है जो कहलाता है कि इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, ठीक, ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू अपॉन म्यू। ये एक रिलेशनशिप आती है। ये रिलेशनशिप भी याद रखेंगे तो कई फैक्टर्स आप समझा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर का कांस्टेंट होता है, किस तरह से सॉइल का स्ट्रेटिफिकेशन उस पर डिपेंड करता है। और ये d जो है इट इज़ डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, तो k इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, मतलब जो पार्टिकल का साइज यूज़ हो रहा है उसके डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और कई बार ये d10 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, जो इफेक्टिव डाया कहलाता है, या d10 हम पहले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। तो d10 जितना ज़्यादा होगा उतने लार्जर वॉइड्स होंगे, उतने ही बढ़िया ढंग से वो कनेक्टेड होंगे और उतनी ज़्यादा उसकी परमेबिलिटी होगी। दूसरा वॉइड रेशियो, जितना वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा उतना ही आपकी परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है विस्कोसिटी। तो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, इस केस में पानी, तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू। और म्यू जो होता है, विस्कोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, मतलब जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी विस्कोसिटी कम होगी। तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी कम होगी, और विस्कोसिटी कम होगी तो क्या होगा, ये 1 अपॉन है, परमेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक। टेम्परेचर जब कम होगा, जब तापमान गिर जाएगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो ये परमेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो परमेबिलिटी जो है के जो है वो घट जाएगी। तो ये रिलेशनशिप आप इस तरीके से कर सकते हैं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, आपकी K1 अपॉन K2 ये विल बी इक्वल टू हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 या T1 अपॉन T2। ये भी एक रिलेशन बन सकता है जिससे आप अगर आपको विस्कोसिटी पता है तो परमेबिलिटी निकाल सकते हैं, या टेम्परेचर पता है तो परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आप ठंडे इलाके में टेस्ट कर रहे हैं या गर्म इलाके में टेस्ट कर रहे हैं जो 27 डिग्री से डिफरेंट है, तो आपको अगर विस्कोसिटी पता है तो भी आप निकाल सकते हो, टेम्परेचर पता है तो भी आप निकाल सकते हैं कि परमेबिलिटी इसकी क्या होगी। तो ये हमने आज जो के लेक्चर में ये सारी चीज़ें देख ली कि परमेबिलिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको लैब में किस तरीके से निकाला जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे परमेबिलिटी इफेक्ट होती है। अब इसमें कुछ फील्ड टेस्ट हैं जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।